आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधार सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जैम के लिए केमिस्ट्री के स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यूज़ का आसान सॉल्यूशन या आसान हल। हम देखेंगे कि कई जो टॉपिक्स हैं उनको अगर हम डिटेल में ना पढ़ें, उसके बावजूद भी हम कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा, लॉजिकल डिडक्शन के द्वारा हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इज़। यानी यहाँ पर उन्होंने ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनमें से पूछा गया है कि इनैंशियोमर यानी प्रतिबिंब रूप, मिरर इमेजेस कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो पहला कंपाउंड है उससे मिलता जुलता कोई और कंपाउंड देखिए, COOH, CH2OH और एक Br और एक NH2, ये 4 ग्रुप्स हैं जो लगे हुए हैं। और देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या है। नंबर 2 में CH2OH, Br और NH2 एक ही दिशा में हैं, तो इसके साथ ये आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो 1 के साथ सेकंड का कोई मिरर इमेज वाला रिश्ता या रिलेशन नहीं है। यहाँ देखते हैं हम कि ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है जिसमें एक तरह के समूह एक ही तरफ हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरफ हैं। तो देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है नंबर 4, वो क्या उसका मिरर इमेज है। देखिए यहाँ पर H और H एक ही तरफ है और CH2OH और COOH एक तरफ ही है, और उसके साथ ही जो तीसरा यह डायरेक्शन रहता है Br और NH2, तो Br और NH2 एक तरफ हैं। उसका मतलब ये जो सेकंड है और ये जो फोर्थ है, ये दोनों एक समान हैं, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं हैं। अब हम इस तीसरे पे पहुंचते हैं तो देखेंगे कि यहाँ देखिए Br और NH2 एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं, और यहाँ पर COOH है तो यहाँ CH2OH है, यहाँ CH2OH है तो यहाँ COOH है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, इन दोनों के एनांशियोमर होने का या मिरर इमेज होने का एक चांस है, लेकिन ये दिखते तो नहीं हैं, इसलिए इस वाले कंपाउंड को मैंने यहाँ लिखा है। और देखिए इसका 180 डिग्री रोटेशन किया है, यानी इस कंपाउंड को लेकर, अब मॉलिक्यूल को लेकर 180 डिग्री यूँ घुमा दीजिए तो ये CH2OH देखिए नीचे आ जाएगा, और साथ ही साथ जो COOH है वो ऊपर चला जाएगा, और साथ में देखिए ये रहा Br। हालांकि इस मॉलिक्यूल को पकड़ के उल्टा किया है मैंने, इसका रोटेशन किया है, तो लिखा हुआ ये उल्टा आ रहा है Br, और यहाँ पर भी NH2 उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इस इमेज को उठा के इसको रोटेट किया है यहाँ मोबाइल पर। तो आप अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आप जाहिर है उल्टा Br और उल्टा NH2 तो नहीं लिखेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप आप सीधे सीधे लिखेंगे, और ये आप पाएंगे बिना किसी बॉन्ड को तोड़े, बिना किसी एक्सचेंज को किए हुए, फंक्शनल ग्रुप में कोई परिवर्तन ना करते हुए सिर्फ मॉलिक्यूल को घुमा के लिखा गया है। तो घुमा के लिखने पे जो COOH है, ये देखिए COOH, जहाँ Br है उसके जस्ट ऑपोजिट में ये रहा Br, यहाँ हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट में हाइड्रोजन, यहाँ NH2 तो उसके दूसरे साइड में NH2, और ये CH2OH और ये CH2OH, यानी इसके सामने अगर मिरर या दर्पण रख लिया जाए तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होंगे। इसको आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में अगर उतार के लिखें तो आप पाएंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो इस वजह से 1 और 3 जो हैं वो इनैंशियोमर हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। देखिए ये दिया हुआ है कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं 4 कंपाउंड्स, और ये पूछा है कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनमें से कौन किस किस में है। अब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का अर्थ है कि 360 डिग्री को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 120 डिग्री, यानी कोई एक एक्सिस
जो मॉलिक्यूल में से निकले और मॉलिक्यूल को आर पार छेद करते हुए निकल जाए। और जैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो रिंग हैं, ये रिंग हमारे इस मोबाइल के तल पे या स्क्रीन के तल पर हैं और इस स्क्रीन से ऊपर उठते हुए और स्क्रीन को छेद करते हुए नीचे अगर सीधे सीधे कोई स्ट्रेट अक्ष या एक्सिस निकाला जाए, जो कि हमने अभी देखा है 120 डिग्री, अगर उस मॉलिक्यूल को उस एक्सिस के चारों ओर 120 डिग्री घुमा दिया जाए, तो घुमाने से पहले जो ओरिजिनल अवस्था थी और घुमाने के बाद जो अवस्था प्राप्त होगी, अगर दोनों एक जैसे हैं तो कहा जाएगा कि उस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है। तो ये तो हमने C3 एक्सिस समझा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझा। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल अगर है, वह अगर 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया जा सके तो फिर उसमें C3 एक्सिस होगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ से सेंटर तक लाइन खींचा, इस सेंटर से यहाँ इस मिथाइल ग्रुप तक और इस मिथाइल ग्रुप तक लाइन खींचा, तो हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल को 3 बराबर हिस्से में बांटा जा सकता है। ठीक उसी तरह से अगर सेंटर से हमने इन दोनों के बीचों बीच, बंद के बीचों बीच और इस बंद के बीचों बीच और इस बंद के बीचों बीच इस तरह से 3 सेंटर से लाइन खींचे, तो हम देखेंगे ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। तो मॉलिक्यूल का जो ये हिस्सा, ये तीनों हिस्से जो बन रहे हैं वो 120 डिग्री के पोर्शंस 3 बन रहे हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से भी हम एक्सिस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके 3 हिस्से बन सकते हैं, इसके 3 हिस्से बन सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने अगर यहाँ से निकाला और यहाँ से ये 3 सेंटर से ये 3 भागों में इसको बांटा, तो आप देखेंगे ये और ये 3 आइडेंटिकल पोर्शंस हैं। तो इसमें भी C3 एक्सिस होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इस एक्सिस के चारों ओर घूर्णन के बाद ओरिजिनल जो स्थिति थी और घूर्णन के बाद जो स्थिति प्राप्त होगी, वो दोनों एकदम एक जैसे होंगे। तो इन दोनों में C3 एक्सिस है। इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखिए, ये जो ये 5 सदस्यीय वलय है, 5 सदस्यीय वलय में C3 एक्सिस नहीं होता। और उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स हैं निकटवर्ती कार्बन पर हैं, जबकि ये वाला मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप के अंतर पर ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये सममितता इसके अंदर नहीं है। ये इसमें C3 एक्सिस क्यों नहीं है? तो ये देखिए कि ये तल से ऊपर उठा हुआ मिथाइल ग्रुप है, ये तल से नीचे गया हुआ मिथाइल ग्रुप है, ये तल से नीचे गया हुआ मिथाइल ग्रुप है। तो अगर हम इसको एक एक्सिस जो इसको छेद करते हुए तल के आर पार अगर कोई एक्सिस इस मॉलिक्यूल के इस रिंग के तल से ऊपर उठता हुआ और तल के नीचे जाते हुए एक्सिस में अगर इसको 120 डिग्री रोटेशन देंगे, तो ये जो 120 डिग्री रोटेशन के बाद ये जो मिथाइल ग्रुप तल से ऊपर उठा हुआ है, वो इस मिथाइल ग्रुप की जगह आएगा जो तल से नीचे गया हुआ है। तो उसका मतलब एक समान स्थिति रोटेशन के बाद नहीं आएगी। ये जो मिथाइल तल से नीचे गया हुआ है, वो उस मिथाइल ग्रुप के जगह पे आ जाएगा जो तल के नीचे है। तो ये दोनों तो समान दिखेंगे, लेकिन ये जो तल से नीचे गया हुआ बिलो द प्लेन जो मिथाइल ग्रुप है, वो उस मिथाइल ग्रुप की जगह ले लेगा, यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अबव द प्लेन या तल से ऊपर उठा हुआ मिथाइल यहाँ पर था। तो उसका मतलब ये जो तीनों हैं ग्रुप्स, वो एक समान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से एक तल से ऊपर या अबव द प्लेन है और ये दोनों बिलो द प्लेन है। तो इसके अंदर भी C3 एक्सिस नहीं होगा। सो द आंसर इज सी ऑप्शन में, जिसमें ये C3 एक्सिस इसके अंदर है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, जो कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं या संरूपन होते हैं, संरूपन यानी ऐसे आइसोमर्स जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास घूर्णन के द्वारा ही एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। CC सिंगल बॉन्ड में के आसपास घूर्णन हो सकता है, रोटेशन करेंगे कार्बन कार्बन बंध के चारों ओर, तो एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में परिवर्तन
हो सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आइसोमर्स हैं उनको हम कॉन्फॉर्मेशन या संरूपण कहते हैं। ये जो इसमें जो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन वो होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी कॉन्फॉर्मेशन वो होगा जिसमें स्टेरिक हिंडरेंस, त्रिविम बाधा सबसे कम हो और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कम हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला कॉन्फॉर्मेशन है इसमें ब्रोमो ब्रोमो ग्रुप आसपास हैं, इसमें मिथाइल मिथाइल ग्रुप एकदम आसपास हैं, साथ साथ हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्टेरिक रिपल्शन मैक्सिमम होगा। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है, आपको पता ही है। सामने वाला कार्बन जो है बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है और उस पर ये 3 ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज ग्रुप जुड़े हुए हैं और पीछे वाला जो कार्बन होता है उसे बड़े गोले के द्वारा दिखाया जाता है और उससे जो 3 समूह जुड़े हुए होते हैं उनको इस तरह से लाइन से दिखाया जाता है और इससे कहते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आइए देखते हैं कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है। देखिए सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो है एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, ये गौशे था, गौशे कॉन्फॉर्मेशन था और CHE गौशे कॉन्फॉर्मेशन था। ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है। एंटी इसलिए है क्योंकि Br जो पहले कार्बन पे है वो दूसरे कार्बन पे जो Br है उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में है। इसी तरह से ये जो मिथाइल ग्रुप है जो सामने वाले कार्बन पर है वो पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो मिथाइल ग्रुप है उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में है। तो ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन कहा जाता है और इस एंटी कॉन्फॉर्मेशन में स्थायित्व सबसे ज़्यादा इसलिए है Br और Br एक दूसरे से सर्वाधिक दूरी में है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें कम है। ये मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप भी एक दूसरे से सबसे दूर हैं, मैक्सिमम दूरी पे हैं, तो स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा भी इसमें कम है, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। दूसरे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें देखिए कि ये भी गौशे कॉन्फॉर्मेशन है और इसमें आप देखें कि हालांकि Br और Br एक दूसरे के एंटी है लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के पास हैं, ये एंटी नहीं हैं। तो इस तरह से ये गौशे इंटरेक्शन इसके अंदर है और स्टेरिक हिंडरेंस होगा और इसकी तुलना में ये जो है वो कम स्थायी होगा। आप देखते हैं जो डी ऑप्शन हमारे पास है उसमें क्या है। इसमें देखिए मिथाइल और मिथाइल तो एंटी है लेकिन जो ब्रोमो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के पास हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा क्योंकि हमें मालूम है हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी होते हैं। तो ये भी उतना स्टेबल नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन और स्टेरिक रिपल्शन दोनों की वजह से, और इसमें ये दोनों रिपल्शंस जो हैं और स्टेरिक हिंडरेंस इसमें कम होंगे, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हुआ और आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग स्पीशीज इज और आर, यानी इसमें एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये देखते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें। ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और ये पूछा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने रेजोनेंस के बारे में पूछा। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वो संरचनाएं होती हैं जिसमें पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स आर सेम, सभी एटम्स की जो पोजीशन है वो एक जैसी होगी। अभी नंबर 1 और नंबर 2 देख लेते हैं। ये दोनों, इसमें देखिए पीएच, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये तो सही है, ये ऑक्सीजन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन OH में जाकर जुड़ गया है। उसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर ऑक्सीजन तक पहुँचा है। तो यहाँ पर एटम्स की जो पोजीशन है उसमें एक एटम की पोजीशन में यहाँ और यहाँ में चेंज आया है, तो ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो पहले वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखिए 2 and 3 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये देख लेते हैं
2 ये रहा, 3 ये रहा। और इसमें फ़र्क क्या है देखिए, इसमें भी पोजीशन में चेंज आया है। जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड में OH है, उसी तरफ OH है। और इस वाले में देखिए ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में OH लगा हुआ है। उसका मतलब OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। और रेजोनेंस में पोजीशंस जो हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी एटम्स की। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरे में पूछा है कि 2 and 3 आर डायस्टीरियो आइसोमर्स, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट एनैंटियोमर्स और दे आर नॉट मिरर इमेजेस। यानी डायस्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते। तो हमने 2 और 3 को देखा। देखिए 2 और 3 को देख रहे हैं तो इसमें पोजीशन चेंज हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। क्या ये एक दूसरे के समावयवी हैं? बिल्कुल ये एक दूसरे के समावयवी हैं, क्योंकि सारी जो इसमें जितने संख्या में एटम्स हैं और जितने प्रकार के एटम्स 2 में हैं, वही उतने ही प्रकार के एटम्स और उतनी संख्या में 3 में भी जो एटम्स वो हैं। तो 1 and 2 आर कैंसल्ड, थर्ड इज़ राइट। फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है 3 इज़ अ टॉटोमर ऑफ 1। जो ये 3 है वो 1 का टॉटोमर है। टॉटोमर यानी चलावयवी। तो जो टॉटोमर्स होते हैं उसमें एक छोटे एटम की पोजीशन एक दूसरे से भिन्न होती है और साथ ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी चेंज होता है। तो हम देख लेते हैं, ये है CH2 और ये रहा एक H यहाँ से हट जाता तो ये CH बन गया और ये OH, उस ये जो H यहाँ से एक हटा था वो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब वहाँ पर डबल बॉन्ड है। किस प्रकार से हुआ है आप ये देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन यहाँ पर यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। इन कार्बन हाइड्रोजन बंध का इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिया तो O- हो जाएगा और ये जो H यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के H+ के रूप में मुक्त हो रहा है वो OH के साथ बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से। तो 2 और 3 जो हैं वो एक दूसरे के टॉटोमर हैं, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जो लिखे नहीं हुए हैं, वो उनमें से एक हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से देकर ये डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए तो O- और ये H+ जो यहाँ से छूटा O- के साथ ये आपको आइसोमर दे रहा है। तो ये टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के। तो जो चौथा ऑप्शन है, D ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो है C और D ऑप्शन इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। काफ़ी आसान था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। ये पूछा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर enantiomer ऑफ अ chiral compound is 48. The specific rotation of sample of this compound which contains 25% of S isomer is क्या है, ये पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है कि R enantiomer है और S enantiomer है। R का रोटेशन जो है वो 48 है और R है तो वो कायरल होगा ही, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है। R 48 रोटेशन है उसका, S का 25% लिया है, एक मिक्सचर बनाया उसमें, यानी बाकी जो 75% है वो R है और S है सिर्फ 25%। हमें मालूम है कि जब R और S बराबर होते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाती है। लेकिन यहाँ केवल जो 25% S है वो 25% R को न्यूट्रलाइज उसका ऑप्टिकल रोटेशन करेगी। बाकी जो 50% R है उसका स्पेसिफिक रोटेशन, उसका रोटेशन जो है, जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का रोटेशन उसमें इस एक्सेस ऑफ आर के आधिक्य की वजह से उसमें ऑप्टिकल रोटेशन आएगा।
अब एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। इनैंशियोमेरिक एक्सेस, इनैंशियोमेरिक एक्सेस मतलब जो इनैंशियोमर जो प्रतिबिंब रूप आधिक्य में है। यहाँ कौन सा आधिक्य में है? आर आइसोमर है। कितने आधिक्य में है? 50% आधिक्य में है। एनांशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू 50% ऑफ आर एनांशियोमर। क्यों? क्योंकि 75% आर में से 25% आर जो है उसको नेगेट कर देता है, बचा 50% ऑफ आर। दूसरा फॉर्मूला है इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू, ये है इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100, और इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर आइसोमर विच इज़ इन एक्सेस। तो इसमें जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस है उसकी जगह हमने लिखा 50, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल हमको निकालना है, हमें पता नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है हमने, और डिवाइड किया है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर आइसोमर। प्योर आइसोमर कौन सा? आर आइसोमर प्योर है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? 48, जो कि दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में हमने डाला और हमें स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल मिला 24 डिग्री। सो दिस वाज द आंसर सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। इसमें पूछा है अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन पार्टिसिपेट एज डाइन कंपोनेंट इन अ डियल्स एल्डर रिएक्शन इज़। तो उसमें जो ये सारे कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं और डियल्स एल्डर रिएक्शन में इनमें से डाइन के हिसाब से अनुसार कौन कौन भाग ले सकता है वो पूछा गया है। आपको पता ही है कि डियल्स एल्डर रिएक्शन में एक डाइन होता है और एक डाइनोफाइल जो कि एल्कीन होता है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, यानी बंधों का बनना, पुराने बंधों का बनना और नए बंधों का टूटना इकट्ठे होता है, और ये जो बॉन्ड्स हैं एक रिंग में शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से नया बंध ये बना, ये पुराना बंध टूट रहा है, यहाँ नया बंध बना, यहाँ पुराना बंध टूट रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड बना। इस तरह से बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे होता है, और एक साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होता है। हमें ये भी मालूम है कि डियल्स एल्डर रिएक्शन के लिए अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ें, आगे भी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, डियल्स एल्डर रिएक्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ये याद रखनी है, आगे से आगे और हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट है इट शुड बी सिसॉइड। ये सिंगल बॉन्ड है, एस सिसॉइड कहते हैं, CISOID सिसॉइड। इसका मतलब है जो सिंगल बॉन्ड के एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में ये दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए। यदि ये जो डाइन है, जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, उसमें एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड दूसरी तरफ, इस तरह का डाइन हो, वो डियल्स एल्डर रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा, एग्जिबिट नहीं करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब हमें देखना है कि इन सभी में से वो कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, या फिर वो कौन से डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं जिसमें सिसॉइड डाइन उपस्थित है। तो ये देखिए, ये सिसॉइड डाइन है, इसमें एक ही दिशा में सिंगल बॉन्ड के ये दोनों डबल बॉन्ड हैं। ये इसमें ये सिंगल बॉन्ड इसके एक ही दिशा में दोनों डबल बॉन्ड हैं। सो ये पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड, इसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड, तो उसका मतलब ये भी सिसॉइड डाइन है। नेक्स्ट देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके एक ही दिशा में दोनों डबल बॉन्ड है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा। ये जो है सिंगल बॉन्ड, इसके एक ही दिशा में दोनों डबल बॉन्ड हुआ, तो ये भी डियल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप देखें, ये रहा सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के एक दिशा में और विपरीत दिशा में दूसरा डबल बॉन्ड है, तो ये डियल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस वाले अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम को देखें तो ये रहा सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड के
इस तरफ और एक दूसरी तरफ दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये भी डियल्साल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस सबस्ट्रेट को देखें, ये रहा सिंगल बॉन्ड, उसके एक ही दिशा में ये दोनों डबल बॉन्ड हैं, तो ये जो है डियल्साल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आइए हम गिन लेते हैं कि कितने कुल कंपाउंड्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, कुल 6 कंपाउंड्स जो हैं इन टोटल डियल्साल्डर रिएक्शन में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज डाइन के रूप में। तो आंसर है 6 कंपाउंड्स, क्वाइट इजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो ये है कि अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पोजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए, इससे पहले हमने C3 पढ़ा था। C2 का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 होता है C2, तो 360 को 2 से डिवाइड किया है। CN यानी 360 डिग्री को n से डिवाइड करते हैं, ऐसे होता है ये। और तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यानी मॉलिक्यूल से पास होता हुआ एक एक्सिस, काल्पनिक एक्सिस, जिसके चारों ओर अगर हम 180 डिग्री का घूर्णन कराते हैं इस मॉलिक्यूल का, और वो जो एक्सिस है वो मॉलिक्यूल पर से पास होनी चाहिए। तो अगर वो 180 डिग्री का रोटेशन कराते हैं तो रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद की जो मॉलिक्यूल की स्थिति होगी, सभी ग्रुप्स की, एटम्स की जो पोजीशन होगी, वो एक समान या आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर ऐसा है ऐसा होता है तो उसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना कहा जाता है। तो ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है कितनी संख्या है ऐसे मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास C2 एक्सिस है। तो देखिए, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिया हुआ है और इसमें तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं, जाहिर सी बात है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। और एक मिथाइल ग्रुप से पास होते हुए और दूसरे पैरा पोजीशन से आर पार होते हुए अगर हमने एक एक्सिस निकाला, उसके उसके चारों ओर या उसके आसपास हमने 180 डिग्री का अगर हमने रोटेशन दिया, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इस मिथाइल ग्रुप की जगह और ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप की जगह आ जाएंगे। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल सेम, तो ये इसमें C2 एक्सिस है। इसके अलावा C2 एक्सिस है तो उसका मतलब ये मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप जैसा होना चाहिए। इसी तरह से इस तरह से एक सेकंड जो एग्जांपल है, यानी इसमें C2 एक्सिस है। सेकंड एग्जांपल इसमें फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ये ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर ये डाइमिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ठीक इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच से होते हुए आर पार जाते हुए एक एक्सिस होगा C2 एक्सिस, और जिसको घुमाने से ये जो मिथिलीन ग्रुप है वो इसकी जगह और ये मिथिलीन ग्रुप इसकी जगह, ये मिथिलीन ग्रुप इसकी जगह, यानी ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे 180 डिग्री के रोटेशन के बाद। और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन और ये मिथाइल ग्रुप इसकी पोजीशन 180 के रोटेशन के बाद ले लेगा। उसका मतलब इसमें भी C2 एक्सिस है। ये एक सिस आइसोमर है और सिस आइसोमर के बीचों बीच अगर एक्सिस रखा जाए मॉलिक्यूल पर, तो इसको अगर उलट देते हैं मॉलिक्यूल को तो 180 डिग्री, तो हम देखेंगे कि ये Cl इसकी पोजीशन पे और ये Cl इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह से ये दोनों हाइड्रोजन है, आपस में उसका पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा और मॉलिक्यूल दिखने में लगेगा कि इसमें कोई रोटेशन हुआ ही नहीं है। ओरिजिनल और फाइनल दोनों एक जैसे हैं। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड है इसमें भी ये जो है C2 एक्सिस है। BF3 पूछा गया है। BF3 में ये इसका स्ट्रक्चर है। BF3 का हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और इस B और F के बीच में से हमने एक एक्सिस लगाया। इसके चारों ओर भी 180 डिग्री जब रोटेट करेंगे इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इसकी पोजीशन में अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों फ्लोरो ग्रुप एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेंगे और इनिशियल और फाइनल रोटेशन के बाद, रोटेशन से पहले जो है इनिशियल, रोटेशन के बाद जो फाइनल, उन दोनों की पोजीशन एक जैसी होगी। तो इसमें भी कहेंगे कि हम C2 एक्सिस है। CH-Cl3 टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें C2 एक्सिस नहीं है। आप लगा के देख सकते हैं कहीं से भी इसके अंदर C2 एक्सिस नहीं है। तो ये जो है बिना C2 एक्सिस वाला कंपाउंड है।
यहाँ पर 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन दिया हुआ है और 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन में देखिए ये सल्फ़र है, ये एरोमेटिक रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। और अगर हम एक्सिस को इस तरह से रखें और 180 डिग्री इसका रोटेट करें तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप आपस में एक दूसरे का पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। सल्फ़र अपनी जगह पर स्थित रहेगा, ये CH और ये CH दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे का पोजीशन 180 डिग्री रोटेट करने के बाद एक दूसरे का पोजीशन लेंगे और रोटेशन के बाद और रोटेशन के पहले मॉलिक्यूल एक जैसे ही दिखेगा। ये एल्लीन का क्लासिक एग्जाम्पल है और इसमें इन दोनों के बीच में से 45 डिग्री पर ये एक्सिस है जो C2 एक्सिस है और ये इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। और इसका एक 3D इमेज मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। ये देखिए, अगर ये हाइड्रोजन है और ये हरा जो है वो हेलोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, तो ये इन जो बीच वाला जो कार्बन है, ये बीच में कार्बन है वो एलीन है ये, तो बीच वाले कार्बन से इस तरह से जाता हुआ जो एक्सिस है वो है इसका C2 एक्सिस। इसके चारों ओर रोटेशन करने से, रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद की स्थिति एकदम एक जैसी होती है। तो हम काउंट कर लेते हैं, कुल इसमें से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें C2 एक्सिस हैं। इनमें से कुछ कंपाउंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स के लिए है और 2 नंबर के लिए है और इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स पॉसिबल विद द फॉर्मूला C5H12O। जैसे ही हमें इस तरह से ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड मिलता है तो सबसे पहले हम उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें कितनी असंतृप्तता है उस मॉलिक्यूल के अंदर या फिर उसमें कितना अनसैचुरेशन है वो हमें पता लग जाता है। फार्मूला DBE का ये है और इस कंपाउंड को जो हमें दिया हुआ है उसमें देखते हुए कि कार्बन की संख्या है 5, हाइड्रोजन की संख्या है 12, इसमें हेलोजन 0 है और नाइट्रोजन भी 0 है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इस फार्मूले के अंदर लगाते हैं तो हमें मिलेगा 0। DBE का वैल्यू है 0। दैट मीन्स कि नो डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसमें कोई द्विबंध नहीं है और ये संतृप्त यौगिक है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर का अर्थ है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमें इस तरह के आइसोमर्स लिखने हैं जो कि कायरल हों। देखिए कुछ आइसोमर्स यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको खुद ही थ्रू प्रैक्टिस आपको इसको करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक तरीका ये है, देखो C2H5, 2 कार्बन यहाँ डाले, 2 कार्बन यहाँ डाले और H और OH, लेकिन ये कायरल नहीं है क्योंकि इसमें ये जो इथाइल ग्रुप है वो दोनों एक समान है। अगर हमने C4H9 एक साइड में रखा तो ये 2H एक तरफ हो गए हैं, इसी कार्बन पर हो गए हैं, तो ये 2H एक ही समान एक ही कार्बन पर एक ही प्रकार के एटम, तो ये भी इसका फॉर्मूला कायरल कार्बन का और इनैंशियोमर देने वाला फॉर्मूला नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर हम C2H5 लिखें, OH डालें इस एक कार्बन पर और CH3 CH3 इस तरह के 4 ग्रुप्स अगर इसके अंदर डालें तो हम पाएंगे कि ये भी एक कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसमें 2 समूह जो हैं वो एक जैसे हैं। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं जो हमने अभी लिखे वो कायरल कार्बन नहीं प्रदर्शित करते, तो इनैंशियोमर भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। आइए देखते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन लिखा है और कार्बन के साथ जो है एक CH3, एक H, एक OH और एक C3H7 हमने यह लगाया। ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे से भिन्न है, तो ये कायरल कार्बन है और इसका एक प्रतिबिंब रूप भी होगा। उसी तरह से हम एक और फॉर्मूला देखते हैं कि CHOH और यहाँ CH3 है और ये जो N प्रोपाइल ग्रुप था उसकी जगह ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने यहाँ लगाया है, तो इसका भी एक प्रतिबिंब रूप होगा जो कि इसका एनैंशियोमर और एनैंशियोमेरिक पेयर बनाने में पेयर बनाएगा, युग्म बनाएगा।
एक और हम आइसोमर लिख सकते हैं जिसमें OCH3, ये तो दोनों हमने लिखे अल्कोहल के। अब हम एक ईथर का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए ईथर OCH3, CH3H और C2H5, ये अगर ग्रुप्स लगाते हैं तो ये भी कायरल कार्बन हुआ। और कायरल कार्बन को हमने इस तरह से लाल कलर के स्टार से दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका भी एक और जो प्रतिबिंब रूप है वो हमें मिलेगा। और लास्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर H, C2H5, CH3 और CH2OH, इस तरह का जो है कंपाउंड आइसोमर इसका बन सकता है। तो इसका भी इनैंशियोमेरिक पेयर होगा। तो कुल मिला के 4 ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें एक एक कायरल कार्बन हो और उनका इनैंशियोमर भी होगा। तो कुल मिला के 4 युग्म होंगे इनैंशियोमर के। द आंसर इज 4 पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर्स। टोटल 4 इनैंशियोमर के युग्म ये कंपाउंड प्रदर्शित करेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इन्होंने पूछा है कि C6H14 ये फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। पूछा है कि कुल कितने प्रकार के आइसोमर्स इसके बन सकते हैं, कितने प्रकार के इसमें स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। देखिए इजी इसलिए है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई भी हेटेरो एटम इसके अंदर नहीं है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे और ना भी निकालें तो एक बार आप इसको देखिए C6H14 इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये है CnH2n+2 के अनुसार ये फॉर्मूला है। उसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये हेक्सेन है। तो हेक्सेन का फॉर्मूला है 6 इसमें जो है कार्बन एटम्स हैं। तो ये एन हेक्सेन हो सकता है, लेकिन एन हेक्सेन के अलावा ये जो है इसमें अगर ब्रांचिंग हो, यानी यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो हटा के अगर हम ब्रांचिंग इसकी कराते जाएं तो ये देखिए कि अगर हमने एक ब्रांच लगाया तो पेंटेन का डेरिवेटिव हुआ और दूसरे कार्बन पे लगाया है तो 2 मिथाइल पेंटेन, और यही अगर मिथाइल ग्रुप हमने तीसरे कार्बन पे लगाया तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये एक मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में और पेंटेन ब्रांच जो स्केलेटन है, मेन स्केलेटन 5 कार्बन का हमने रखा। एक और मिथाइल ग्रुप अगर हटा दिया तो ब्यूटेन वाला हमको कार्बन स्केलेटन मिलता है। ये देखिए ये ब्यूटेन का कार्बन स्केलेटन है। और इस ब्यूटेन के कार्बन स्केलेटन में ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन पर हों तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेन स्केलेटन है और इसमें सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ये 2 मिथाइल ग्रुप इसमें न लगकर इसमें लगे होते तो भी ये और ये सेम ही है, तो ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। उसी तरह से आप देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी होगा इसका एक और आइसोमर। इस वाले आइसोमर की बात एक बार मैं बीच में कर लेती हूँ कि ये देखिए ये 1 2 3 4 5 कार्बन का ये चेन है। उसमें एक मिथाइल ग्रुप यहाँ सेकेंड वाले कार्बन पे लगाया हुआ है, और अगर हमने इसको न लगाकर यहाँ लगाया होता तो ये और ये भी सेम है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कुल काउंट कर लेते हैं कितने आइसोमर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसका कोई और शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको इस तरह के आइसोमर्स को बनाकर प्रैक्टिस करनी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एरोमेटिक। ये बीच में एरोमेटिक वाला केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया है, स्टीरियो केमिस्ट्री का नहीं है, नॉर्मल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स का को पता करने का एक तरीका है कि हकल एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो हकल रूल का पालन करते हैं। हकल रूल यानी उस यौगिक के अंदर जो संयुग्मित द्विबंधों का यौगिक है, ये सारे संयुग्मित द्विबंध वाले यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी अगर n का मान है 0 तो इस फॉर्मूले में अगर लगाएंगे तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी, n का मान 0 लगाने पे 2 आएगी। n का मान अगर 1 लगाते हैं तो आएगा 6, और n का मान अगर लगाते हैं 2 तो आएगा 10। इसी तरह से n का मान अगर 3 लगाते हैं तो आएगा 14, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हमें मालूम है कि 2 6 10 14 18
ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है तो वह यौगिक एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि संरचना प्लानर हो, उसमें अनुनाद हो, अनुनाद संभव हो और संयुग्मित कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का एक चक्रीय यौगिक हो। ये सारी बातें अगर इकट्ठी हों तब जाके वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये जो सारे कंपाउंड्स हैं वो साइक्लिक हैं और संयुग्मित द्विबंध वाले कंपाउंड हैं, लेकिन इस वाले कंपाउंड को देखिए, जो डबल बॉन्ड है वो बाहर की तरफ एक जा रहा है। जो डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है केवल उन्हीं डबल बॉन्ड को काउंट किया जाएगा। हमें मालूम है कि एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम गिनते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक सिस्टम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए 2 6 10 14 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 4 पाई बंद यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो सिस्टम है इसमें ये देख लेते हैं संयुग्मित द्विबंध है कि नहीं। सारे संयुग्मित द्विबंध हैं इसके अंदर, यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, यानी डबल सिंगल इस तरह से जो सिस्टम है वो होना चाहिए। साइक्लिक है, प्लानर है। और ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी हकल रूल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो ये एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं क्योंकि 6 पाई बंद हैं। संयुग्मित सिस्टम है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि हकल रूल के अनुसार इसमें 14 इलेक्ट्रॉन या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो तीसरा पाई बॉन्ड है वो रिंग से बाहर है, तो केवल इसी को गिना जाएगा। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हकल रूल को फॉलो नहीं करता, एरोमेटिक नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो नाइट्रोजन है अपना अबंधित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। अनुनाद के लिए इस पूरे वलय में रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइजेशन होगा इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी, तो इसको भी p ऑर्बिटल में है तो इसको भी काउंट किया जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके 2 9 10, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल रूल को फॉलो करता है और ये भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस विल बी एरोमेटिक। इसमें देखिए कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हकल नियम के अनुसार 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो यौगिक होता है वो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस संरचना को देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप तल से ऊपर उठा हुआ और एक तल से नीचे गया हुआ है। तो इसमें इस जो रिंग की जो प्लानरिटी या समतलीयता जो है वो ख़त्म होती है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्योंकि अगर समतलीय यौगिक नहीं है तो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा और ऐसे में वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक होने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी शर्तें इसके अंदर लागू होनी चाहिए, तब जाके वह यौगिक एरोमेटिक होगा। तो हम देख लेते हैं ये टोटल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उसमें 1 2 एंड 3 ये 3 हैं जो कि एरोमेटिक हैं, एंड दिस वाज द आंसर। सिंपल था, थोड़ा सा लंबा समझाने में लग गया और कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में दी हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री के नज़रिए से। स्लाइड को पॉज करके फिर इसको बनाकर आप नोट्स में रख लीजिएगा और या फिर इसका ध्यान रखिएगा। देखिए कि जो साइक्लोहेक्सेन है और वो द्विप्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन है, ये 1 2 भी हो सकते हैं, 1 3 भी, और 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो सकते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। हमें मालूम है कि साइक्लोहेक्सेन को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, उसको कुर्सी संरूपण या चेयर कॉन्फॉर्मेशन में लिखा जाता है, इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर्स सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमें ये मालूम है कि जब कोई भी कुर्सी संरूपण या चेयर कॉन्फॉर्मेशन को फ्लिप करते हैं
ट्विस्ट कर मतलब मोड़ते हैं यानी ट्विस्ट करते हैं, तो एक ये जो नीचे की तरफ है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की ओर आ जाएगा। ये जो नीचे की तरफ है फ्लिप करने पर ऊंचे की तरफ आ जाएगा, ऊंची ओर हो जाएगा, और जो ऊंची ओर उठा हुआ हिस्सा है वो फ्लिप करने पर या ट्विस्ट करने पर नीचे की ओर आ जाएगा। साथ ही हमें ये मालूम है कि जो एक्सियल समूह था फ्लिप करने के बाद वो इक्वेटोरियल बन जाता है, और जो इक्वेटोरियल है वो फ्लिप करने पर जो एक्सियल है वो फ्लिप करने पर इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल फ्लिप करने पर एक्सियल हो जाता है। इसके साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जो सिस होता है, सिस का मतलब साइक्लोहेक्सेन में कि दोनों समूहों का एक दिशा में होना, और जो ट्रांस है, ट्रांस का मतलब है दोनों समूहों का विपरीत दिशाओं में होना, जैसे कि ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, दो विपरीत दिशाओं में होना उसे ट्रांस कहा जाएगा। आइए हम देखते हैं कि जो डाईमिथाइल डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स हैं उनकी जो 1,2, 1,3 और 1,4 आइसोमर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये एकदम पॉइंट ब्लैंक याद रख लीजिएगा कि जो 1,4 आइसोमर्स होते हैं वो कायरल नहीं होते, वो ए कायरल होते हैं, यानी वो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो सकते हैं, वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं प्रदर्शित करते। तो ये देखिए 1,4 का अगर हमने सिस देखा और इधर है ये ट्रांस, सिस देखा यानी दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं 1 और 4 पोजीशन पे हैं और एक ही दिशा में होंगे, इसमें दोनों ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और एक होगा एक्सियल और एक होगा इक्वेटोरियल। ये देखिए एक्सियल होगा और इक्वेटोरियल होगा, और ट्विस्ट करने पर ये जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में, और ये जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही आप देखें कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें पहले और चौथे जो कार्बन से गुजरता हुआ इस मॉलिक्यूल को बीचों बीच काटता हुआ अगर हमने एक दर्पण रखा तो एक हिस्सा मतलब इधर का हिस्सा उधर के हिस्से के प्रतिबिंब रूप होगा। तो इसका मतलब ये एक कायरल है क्योंकि सममित या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। उसी तरह से जो इसको ट्विस्ट करने के बाद जो दूसरा प्राप्त हुआ, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो ये जो गोलाई वाले एरो हैं वो दिखाते हैं कि दोनों आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी गोलाई वाला डबल हेडेड एरो था वो भी यानी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये देख लीजिए कि अगर हमने इस मॉलिक्यूल को यूं करके घुमा दिया 180 डिग्री घुमाने के बाद ये जो मिथाइल ग्रुप है घूमकर इधर आ जाएगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है घूमकर इस तरफ आ जाएगा, जो कि नीचे झुके हुए कार्बन पर इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों फ्लिप होने पर जो प्राप्त हो रहे हैं दरअसल वो एक ही कंपाउंड है और इनमें कोई अंतर नहीं है, और क्योंकि ये सममित हैं इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। जो ट्रांस 1,4 ट्रांस है इसमें जो C2C3 जो बॉन्ड है और उधर C5C6 जो बॉन्ड है उनके बीच में से काटता हुआ अगर एक हमने एक्सिस रखा तो उसके 180 डिग्री घुमाने पर ये जो ट्रांस आइसोमर है जो कि ए आइसोमर देखिए एक्सियल और एक्सियल पे है वो ट्रांस होगा, फ्लिप होने पर इक्वेटोरियल पे हो जाएगा तो ये भी ट्रांस होगा। तो यहाँ इस तरह से जब मैं एक्सिस पास करेंगे और 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये ग्रुप इसकी जगह और ये ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा, तो उसका मतलब इसमें भी सिमेट्री है। तो इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल, ये दोनों मॉलिक्यूल तो एक कायरल हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। 1,4 के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरह से जो 1,3 आइसोमर हैं उसका जो सिस आइसोमर है, सिस यानी एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल 1,3 पोजीशन पे वो सिस होंगे। आपस में एक दूसरे पे अगर ये ट्विस्ट होते हैं या ये फ्लिप होते हैं तो ये जो एक्सियल हैं वो इक्वेटोरियल में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये सममित मॉलिक्यूल हैं।
सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। अगर इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में से पास होता हुआ एक मिरर हमने इसमें लगा दिया, तो ये हिस्सा इस हिस्से का प्रतिबिंब रूप होगा। आप अगर देखें तो आपको पता पड़ जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये नीचे की तरफ है, इस वाले कार्बन से गुजरता हुआ, तो ये भी नीचे की तरफ है। मिथाइल ऊपर उठा हुआ, हीरा मिथाइल ऊपर उठा हुआ। तो आप अगर पूरे को अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये इसमें सिग्मा प्लेन है, तो ये सममित है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप है, तो ये मीज़ो आइसोमर है। ठीक इसी तरह से इसमें से भी अगर हम पास करते हैं इस कार्बन और इस कार्बन से पास होता हुआ एक मिरर हम डालते हैं, तो दोनों हिस्से एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, तो ये मीज़ो आइसोमर होंगे। तो 1,3 जो सिस होगा वो मीज़ो आइसोमर होगा, लेकिन 1,3 जो ट्रांस है वो ट्रांस इसलिए है क्योंकि एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसलिए ट्रांस है। और इक्वेटोरियल जो है फ्लिप होने के बाद एक्सियल, और एक्सियल जो मिथाइल ग्रुप है फ्लिप होने के बाद इक्वेटोरियल बन जाएगा। और ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल या सेम सेम इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से इस कुर्सी को ऊपर नीचे कर दें, मतलब पाया जो अगर नीचे की तरफ माना जाता है तो उसको पाए को ऊपर उठा दे, इस तरह से कुर्सी को उलट दे 180 डिग्री, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये आप देखें कि ये दोनों सेम सेम हैं, और अगर ये आर आइसोमर हैं तो इसका जो प्रतिबिंब रूप होगा वो एल होगा, और ये अलग होता है वो अलग होता है, तो उसका मतलब इसमें कहा जाएगा रिजॉल्वेबल इनैंशियोमर। ये ऐसे इनैंशियोमर देगा 1,3 ट्रांस जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, इस तरह के आइसोमर्स वो प्रदान करेगा और उनको एक दूसरे से पृथक्कृत किया जा सकेगा। अब आते हैं 1,2 सिस पे। 1,2 सिस अगर है तो पहले और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप्स हैं, और ये दोनों ग्रुप क्योंकि एक ही दिशा में हैं तो इसलिए ये ई ए या ए ई होंगे, आपस में फ्लिप करके इस तरह से एक्सचेंज किए जा सकेंगे। लेकिन फ्लिप करने के बाद जो हमें रूप मिलेगा वो वही होगा जो फ्लिप किए बिना अगर उसका प्रतिबिंब रूप हमने निकाला तो देखिए इसका प्रतिबिंब रूप ये है, लेकिन फ्लिप करने पर, इसको फ्लिप करने पर जो हमको ये प्राप्त होता है, ये अगर मोड़ दें, घुमा दें, थोड़ा सा टर्न करके देखें इसको, तो ये यही मॉलिक्यूल है जो इसका प्रतिबिंब रूप है। उसका मतलब जब आइसोमर्स एक दूसरे में फ्लिप होकर ही परिवर्तित हो जाते हैं, कॉन्फॉर्मर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे में फ्लिप होने पर ही एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, तो वो नॉन रिजॉल्वेबल इनैंशियोमर कहलाते हैं। वो तो सिर्फ एक इसको नीचे किया, उसके ऊपर किया, इस साइड को नीचे ऊपर कर दिया, तो ये वाला इसमें परिवर्तित हो जाएगा, और उसी तरह से वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ये दोनों आपस में इनैंशियोमर या प्रतिबिंब रूप हैं। तो इनको आप किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। इसको अगर आप अलग करते हैं तो उसकी 50% फिर ट्विस्ट होके आधा इधर, और ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये ट्विस्ट होगा तो ये जो डाउन है वो ऊपर की तरफ, और ये जो ऊपर वाला साइड है वो नीचे की तरफ ट्विस्ट होके परिवर्तित होता जाएगा। तो ये नॉन रिजॉल्वेबल हैं, दोनों साम्य में मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में रहेंगे। 1,2 ट्रांस आइसोमर का जो 1,2 जो कॉन्फॉर्मेशन है डाइमिथाइल या डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का, वो एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं कि रिजॉल्वेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल और एक्सियल है, और उस एक्सियल का अगर हमने फ्लिप किया तो इक्वेटोरियल में ये परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ये है ये काफ़ी अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं, जो कि इस रिंग के बहुत करीब हैं। इनका जो है स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा, और साथ ही इनका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इसके जो बंधों के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रिंग के बंधों के इलेक्ट्रॉन के साथ, इसी तरह से इसके भी जो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस रिंग के बंध के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होंगे।
जिससे कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में 10% रहेगा, तो ये 90% 90% रहेगा। और उसका मतलब है इन दोनों को आप आसानी से पृथक्कृत कर सकते हैं। और ये इनांशोमर्स के जो है उनको आप पृथक्कृत, ये दोनों को आप पृथक्कृत कर सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं कि ये रिजॉल्वेबल इनांशोमर्स हैं। इस नॉलेज को, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सक्यूज मी। among the dimethyl cyclohexanes, which one can be obtained in enantiopure form? enantiopure form का मतलब है जिसको हम अलग से निकाल के प्योर इनांशियोमर के रूप में निकाल सकते हैं। हमने अभी अभी देखा, हमारा जो लास्ट एग्जांपल था वो था 1,2 का ट्रांस। ये ट्रांस है, देखिए ट्रांस इसलिए है क्योंकि ये CH3 ऊपर और ये CH3 नीचे की तरफ है, दो विपरीत दिशा में ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो जा रहे हैं, तो ये ट्रांस है। तो ये होगा इनैंशियोप्योर फॉर्म में, इसको रिजॉल्व किया जा सकेगा, अलग किया जा सकेगा, जो कि हमने देखा था। ये 1,2 का सिस है, हमने देखा था एक दूसरे के अंदर वो आसानी से कन्वर्ट होता रहता है, तो इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये 1,4 आइसोमर्स हैं। 1,4 आइसोमर जो हैं वो एक कायरल होते हैं, और इसका इनैंशियोमर वाला जो की बात है, रिजॉल्व करने की बात, वो इसमें आती ही नहीं है। ये जो है 1,3 आइसोमर हैं, और 1,3 आइसोमर को भी जो है आप, क्योंकि ये मीज़ो आइसोमर है, सॉरी आप देखिए मीज़ो आइसोमर है, तो इसमें भी ये रहा मीज़ो आइसोमर है, तो इसमें भी इसको हम रिज़ॉल्व करने वाली बात नहीं आती है, सिस आइसोमर है ये। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, जिसको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, उसी को कह रहे हैं इनैंशियोप्योर फॉर्म होना। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। उससे पहले हम डियल्स-एल्डर रिएक्शन का डाइन और डाइनोफाइल के बीच में जो रिएक्शन होता है डियल्स-एल्डर रिएक्शन में, उसको एक बार देख लेते हैं। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, और ये एल्कीन है। और ये जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो इसलिए क्योंकि ये जो एल्कीन है, अगर वो सिस है तो जो उत्पाद मिलेगा उसमें भी ये दोनों ग्रुप सिस में ही होंगे। अगर ये डाइन के साथ रिएक्ट करने वाला ये जो एल्कीन या डाइनोफाइल है वो ट्रांस आइसोमर है, तो उत्पाद में भी वो ट्रांस ही होगा। आप देखें, एक ऊपर तल से, प्लेन से ऊपर, और एक प्लेन से नीचे गया हुआ ग्रुप है। तो इसका जो डाइनोफाइल है उसका जो आइसोमेरिज्म है वो बना हुआ रहता है प्रोडक्ट में। एक तो हमें ये बात जाननी है। दूसरी बात हमें जो डियल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में जाननी है वो है द एंडो रूल। एंडो रूल जो है वो ये बताता है कि ख़ास तौर से अगर डियल्स-एल्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल यानी जो एल्कीन है, डाइनोफाइल में एक या अधिक असंतृप्त सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी हैं, तो एंडो रूल लगेगा। एंडो रूल के हिसाब से कि जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वह मिलेगा, और ये जो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट एंडो प्रोडक्ट के बनने में ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होता है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अब ये समझ लेते हैं कि एंडो प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए, ये डाइन है डियल्स-एल्डर रिएक्शन का, ये एल्कीन वाला हिस्सा या डाइनोफाइल का हिस्सा है। इसके जो डाइनोफाइल में ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या असंतृप्त समूह हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एडक्ट हमें प्राप्त हुआ। जब इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, यहाँ देखिए 6 सदस्यीय वलय है, एक 5 सदस्यीय वलय है। तो ये 6 सदस्यीय वलय ये रहा, और जो ये
ये जो CH2 था वो यहाँ है और वो यहाँ है, तल से ऊपर उठा हुआ। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बना है उसमें जो ये एडक्ट जुड़ा है, ये जो डाइनोफाइल जुड़ा है, तो एडक्ट में वो इधर की तरफ जो कि नीचे झुका हुआ और इस रिंग के ज़्यादा करीब ये जाके जुड़े, या फिर ये रिंग से बाहर निकला हुआ इस तरह से जुड़े, इसको कहेंगे एक्सो एडक्ट। एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्ट करके एडक्ट कहा जाता है। अगर देखिए ये बाहर की तरफ है, दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ये जो डाइनोफाइल जुड़ा है, तो फिर इसे कहा जाएगा एक्सो प्रोडक्ट। और अगर ये दोनों एक्सियल हाइड्रोजन के स्थान पे या एक्सियल पोजीशन पे अगर ये जुड़े हैं ये डाइनोफाइल आकर, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये एंडो प्रोडक्ट कहलाएगा। एंडो प्रोडक्ट इस पूरे रिंग के ज़्यादा पास होगा, जिस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स और वलय के इलेक्ट्रॉन में त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा होगी। साथ ही इसके इलेक्ट्रॉन्स और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। जबकि एक्सो प्रोडक्ट में स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। बावजूद इस बात के ये प्रोडक्ट अधिक मात्रा में इसलिए बनेगा क्योंकि इसके बनने के दौरान जो संक्रमण अवस्था थी वो ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा स्थायी होगा। और एंडोरोल ये कहता है कि जो प्रोडक्ट जिसका ट्रांजिशन स्टेट अधिक स्थायी है वह प्रोडक्ट बनेगा, और इसीलिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्थायी है, रिएक्शन वह फास्ट होगी, इसीलिए उसको काइनेटिक प्रोडक्ट के नाम से पुकारा जाता है। इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से समझ लें कि ये रहा, देखिए आपके डाइन का कंपोनेंट, ये रहा डाइनोफाइल का कंपोनेंट, और आप ये देखिए दोनों एक ही दिशा में अगर हैं तो फिर ये जो असंतृप्तता है C डबल बॉन्ड O में, जो ये कार्बन है, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम रहता है, कमी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऋणी है, विद्युत ऋणी है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। ये जो कार्बन है वो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, इसको भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ जो p ऑर्बिटल्स हैं, जो इस सिस्टम के कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं, वो इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं इस कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ, और इसकी कमी को अपने इंटरैक्शन के द्वारा कम करने की, इलेक्ट्रॉन की कमी को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यह ट्रांजिशन स्टेट स्थायी होता है और इन बंधों के बनने में सहायता मिलती है। तो इस तरह के इंटरैक्शन की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट स्थायी हुआ और इस तरह का एंडो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ये देखिए ऑर्बिटर ऑर्बिटर इंटरैक्शंस दिखाए गए हैं। इस तरह के इंटरैक्शन के वजह से जो है एंडो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और इस एंडो प्रोडक्ट को यूं या फिर इस प्रकार से बेहतर ढंग से दिखाया गया है। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रखते हुए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये जो मैंने आपको अभी डियल-सेल्डर रिएक्शन के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी, ये ध्यान में रखिएगा बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अक्सर आपके क्वेश्चंस में को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो डियल-सेल्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जैम में भी और नेट में भी। तो देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखते ही पता पड़ गया डियल-सेल्डर रिएक्शन है क्योंकि इस तरह का एडक्ट हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो फ़र्क है
मेजर में 1, 2 और 3 में जो फ़र्क है वो सिर्फ COO CH3 ग्रुप की पोजीशन पर ही फ़र्क है। बस एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर उन्होंने यहाँ भी डबल बॉन्ड यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाया है। हमें मालूम है डी एल रिएक्शन में इस तरह का जो डबल बॉन्ड वो नहीं बनेगा। सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। और आप देखें इसमें जो एंडो प्रोडक्ट है वही सही ऑप्शन है। इसमें एक्सो दिखाया है वो नहीं होगा, अभी हमने उसको डिटेल में पढ़ा। और हम ये भी देखते हैं कि एक एक्सो और एक एंडो ऐसा भी नहीं होगा। सो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल इन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, और इसका स्टीरियोआइसोमर पूछा हुआ है। अगर एक ये तो बहुत सिंपल है एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हमको एक फार्मूला ध्यान में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल एटम्स, अगर हम n को कायरल एटम्स जितने हैं उनकी संख्या माने, इस वाले एग्जाम्पल पे 1 और 2 ये दोनों कायरल कार्बन हैं, 2 संख्या है, n इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसमें एक OH है, एक PH है, एक H है, और जो चौथा कंपाउंड है, चौथा ग्रुप है वो CHOH PH है। ये तो इस कार्बन की बात हुई। सिमिलरली इस कार्बन में भी 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। यदि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, इसमें कायरल कार्बन की संख्या है 2, नंबर ऑफ आइसोमर्स विद आइडेंटिकल एंड्स एंड n इज इवन। तो अगर जो नंबर ऑफ आइसोमर जो इसमें बनेंगे, यदि ये जो दोनों सिरे हैं वो आइडेंटिकल हों। आइडेंटिकल हों का मतलब है कि जो जैसे समूह इस वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं वैसे ही समूह इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो आइडेंटिकल, एक जैसे, बराबर एंड वाले सिरे वाले यौगिक में यदि n का मान इवन है यानी सम है, जो कि 2 भी एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ आइसोमर की संख्या क्या होगी? 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। तो इसमें हमने अपने वैल्यूज़ को भरा और इसको कैलकुलेट किया और देखा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो हमें आएगा वो 3। तो इसको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया हुआ, लिखा हुआ है यहाँ पर, समझाने के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ही आप 3 निकाल सकते हो। फर्दर एक और जानकारी है कि ये जो इन 3 में से, क्योंकि आइडेंटिकल एंड्स हैं, दोनों सिरे एक जैसे हैं, तो यहाँ 2 के अलावा 3, 4, 5 और भी तरह के और भी कायरल आइटम्स हो सकते थे, और लेकिन उनके सिरे अगर एक जैसे हैं तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला लगेगा, और n का मान अगर इवन है तो। साथ ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें 2 टू द पावर n माइनस 1 जो ये वाला हिस्सा था वो हमें देता है एनेंटियोमर की संख्या, और 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 की संख्या जो है वो देता है मीज़ोफॉर्म की संख्या। तो एक मीज़ोफॉर्म होगा और 2 होंगे, एक मीज़ोफॉर्म होगा और 2 होंगे एनेंटियोमर, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये दोनों एनेंटियोमर बनेंगे और ये बनेगा मीज़ोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो 1 मार्क के लिए है, और उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग S कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन चलो आ गया है ये। लेट अस सी। ये S कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने पूछा हुआ है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये जो लाइन होता है वो सिरे से अपने अपने तल से उठा हुआ होता है हमारी ओर, यानी ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो तल के नीचे, और ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो तल के ऊपर उभर के आते हैं। ऐसी स्थिति में इसको इस प्रकार के फार्मूले से लिखा जाता है, यानी ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं
तल से नीचे और ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं तल से उभर कर हमारी ओर आए हुए। और जब हम इसका आर एस या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लिखना शुरू करते हैं तो जिस ओर से ये उभरा हुआ है उस ओर से हम देखते हैं उसको, और फिर उसमें हम 1 2 3 4 वरीयता के हिसाब से हम देखते हैं कि वो आर है या एस है, यानी क्लॉकवाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस, ये गणना करते हैं। साथ ही जो वरीयता क्रम में सबसे छोटा है, सबसे कम वरीयता जिसके, यानी चौथे नंबर को हम उसको इग्नोर करते हैं उसको काउंट नहीं करते। तो हमारे पास ये सारे जो हैं 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसमें से एक एलीन भी है। तो एलीन का हमने एक और क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसको अगर हमने देखा तो मैंने अभी आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो उभर के आया हुआ लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने अगर यहाँ से मॉलिक्यूल को देखा तो बी आर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, बाईं ओर है। हाइड्रोजन हमारे दाईं ओर है। ऊपर की ओर CH2CH3 जुड़ा हुआ है और नीचे की ओर CH3 इधर से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने देखा, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हुआ इसका। अब हम इसका कैसे पता करें कि ये आर है कि एस है। उसके लिए हमें ये जो सबसे कम वरीयता होती है, हाइड्रोजन की वरीयता सबसे कम होती है, आपको पता ही है। तो वरीयता जो है वो एटॉमिक नंबर से जांची जाती है। सबसे जो डायरेक्टली कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जिसके ज़्यादा होंगे वो उसका वरीयता क्रम सबसे पहले होगा। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा जो कि हाइड्रोजन, वो उसका वरीयता क्रम में नंबर 4 होगा। अगर पहले एटम्स दोनों के सेम हैं तो वो दूसरे एटम के एटॉमिक वेट से वरीयता को जांचा जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसकी वरीयता ज़्यादा होगी। यानी वरीयता क्रम में 1 ये, 2 ये, 3 ये और चौथा ये हाइड्रोजन होगा। उस वरीयता क्रम को इस प्रकार से लिखा हुआ है। वरीयता क्रम आपको अगर आपको जाननी हो तो मैं आपको अलग वीडियो बना के दूँगी, अदरवाइज़ उस पर हम अभी यहाँ टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये देखिए कि हमको ये और भी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 2 एक्सचेंज अगर करते हैं, 2 एक्सचेंज इज इक्वल टू सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये हमको याद रखना है। अगर हम एक एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक बार समूहों की अदला बदली करते हैं, तो हमें मिलता है मिरर इमेज, यानी इनैंशियोमर। और अगर 2 बार एक्सचेंज करते हैं तो आइडेंटिकल, यानी सेम टू सेम। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए, अच्छा एक्सचेंज क्यों करें? एक्सचेंज इसलिए करें जो सबसे कम वरीयता वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमको नीचे की तरफ रखना होता है, और बाकी जो 1 2 3 हैं उनका क्रम क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो इसलिए हमने इसको एच को नीचे लाना है क्योंकि इसका वरीयता क्रम में नंबर सबसे कम है। तो शॉर्ट में करने के लिए इन दोनों को एक्सचेंज कर लो और इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, तो 2 एक्सचेंज हो गए। 2 एक्सचेंज करने के बाद वो सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो 2 एक्सचेंज हमने किए, हमने बी आर को यहाँ से हटा के यहाँ लिखा, CH2CH3 को यहाँ लिख लिया, उसी तरह से इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज कर लिया, तो हमको हाइड्रोजन नीचे की तरफ मिल गया और ये CH3 जो है इधर आ गया 2 एक्सचेंज के बाद। इसीलिए ये और ये सेम है और इसीलिए ये सिमिलर का जो नोटेशन यहाँ लगाया हुआ है। अब हम 4 को छोड़ देते हैं, ये रहा 1, ये 2 और ये 3, तो ये गया एस कॉन्फॉर्मेशन। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो नेक्स्ट तो ये दिया ही हुआ है इस तरह के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, इसको हमने किया। तो इन दोनों को एक्सचेंज किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, तो जो सबसे कम वरीयता है उसको नीचे आना चाहिए, वो नीचे आ गया। अब इनके नंबर लगा दिए। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक वेट जो है ऑक्सीजन का है और इथाइल का सेकंड जाएगा और मिथाइल का थर्ड जाएगा, फोर्थ हाइड्रोजन का जाएगा, इसलिए उसको नीचे छोड़ा हुआ है। इनको 1 2 और 3 करें तो दिस इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट जो है इस वाले
मॉलिक्यूल को हमने लिया है। हम इसको अगर यहाँ से देखें तो हमारे बाईं ओर लेफ़्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में CH2 NH2 है और ऊपर है CN और नीचे है CH3। तो इस तरह से हमने इसको लिखा और हाइड्रोजन को नीचे लाना है, चौथी वरीयता को नीचे लाना है। इन दोनों को एक्सचेंज किया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हमको मिला। अब इसमें 1 2 3 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है वरीयता क्रम, और इसको हमने देखा तो दिस इज़ S कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब हमारे पास है ये जो एक साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सीन है ये। तो हम देखते हैं इसको यहाँ से। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो हमारे बाईं हाथ में होगा हाइड्रोजन, ये रखा हमने हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में होगा CH3, ये हमने CH3 रखा है। और ये कायरल कार्बन है, क्यों है कायरल कार्बन? क्योंकि एक तरफ इसके CH2 उसका डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ CH2 और CH2 ही है। तो दोनों तरफ जो है, अगर इसको हाफ हाफ बांटा जाए, दोनों तरफ एक समान सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं काउंट होंगे। तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो होगा, अगर हमने यहाँ से देखा तो ऊपर की तरफ होगा सैचुरेटेड ये वाला हिस्सा जिसमें CH2 और CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें होगा CH2 के बाद C डबल बॉन्ड, ये रहा CH2 के बाद C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ये आया है। तो अगर हम इनकी हाइड्रोजन को नीचे लाना चाहें, वही डबल एक्सचेंज करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे। तो हाइड्रोजन सबसे नीचे आ गया। देखिए डबल बॉन्ड जिसके जल्दी आएगा उसकी वरीयता ज़्यादा होगी, तो इसकी वरीयता इसमें जल्दी आ गया है तो इसकी वरीयता पहले है, इसमें थोड़ा लेट आया है तो उसकी सेकंड है, और ये सिर्फ CH3 है तो इसका वरीयता थर्ड है, हाइड्रोजन का 4 है। हम फिर 1 से 2 से 3 अगर इसका रोटेशन निकालें तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है। और बचा है हमारे पास ये एलीन को देख लेते हैं। देखिए एलीन का ये हिसाब है कि अगर हमने इसको, देखिए ये तल से नीचे और ये तल से ऊपर, तो हमको यहाँ से देखना है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे बाएं हाथ की ओर ये है हाइड्रोजन, दाएं हाथ की ओर है CH3, वो हमने यहाँ लिखा। ऊपर की तरफ H वो हमने यहाँ लिखा, और नीचे की तरफ है CH3 वो हमने यहाँ लिखा। अब ये एलीन है, आप कह सकते हैं कि इसको हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों समूह एक जैसे हैं, तो ये कैसे कायरल होगा? लेकिन ये एक ही कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और जब इसका प्रतिबिंब रूप निकालेंगे वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। अब इसका तरीका क्या है? जब दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एक जैसे हैं तो उसको नंबरिंग करने का तरीका ये है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, यानी इन दोनों में से जिसका वरीयता ज़्यादा है उसको 1 लिखा और जिसका वरीयता कम है उसको 2 लिखा। और जब हमने ऊपर और नीचे के सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और CH3 को देखा तो इसमें भी CH3 की वरीयता जो यहाँ कम ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, वरीयता अधिक है इसकी, तो इसलिए पहले इसको नंबर मिलेगा, और हाइड्रोजन की वरीयता कम है इसलिए इसको कम नंबर मिलेगा, मतलब ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो उसका मतलब 1 2 ये हुआ, और इन दोनों में अगर पूछें तो पहला नंबर इसका लगता है तो 3 और हाइड्रोजन का 4। अब हमने 4 को नेग्लेक्ट किया और बाकी जो 3 हैं उनका क्रम हमने देखा। तो 1 2 and 3 दिस इज़ S एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी मशक्क़त करने के बाद आपको ये पता पड़ेगा कि हमने क्योंकि RS लिखते चले गए हैं, तो हम एक बार 1S 2S 3S और 4S, इसमें केवल यही है जो R है, बाकी सभी S हैं, तो आंसर होगा 4। Now let's do the next question. Oh, it's over now. I hope that you have understood this video. Thank you for being with me.